हरिओम तत्सत। आज हम नीच राशि के विषय में चर्चा करेंगे। अक्सर आप लोग फेसबुक ग्रुप में या ज्योतिषी के माध्यम से आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं कि यह ग्रह नीच राशि में है। तो सबसे पहले आप यह समझने का प्रयत्न करिए कि कोई भी ग्रह यदि नीच राशि में विराजमान है, इसका मतलब खराब या गंदा नहीं होता है। यह ज्योतिष की भाषा जो है उसमें कमजोर को या डाउन को नीच कहा गया है। जैसा कि हम किसी व्यक्ति को आम भाषा में बोलते हैं या नीच व्यक्ति है, तो यानी कि वह खराब या गंदा व्यक्ति है। लेकिन ज्योतिष में जो भाषा है नीच, तो यहाँ पे डाउन को या कमजोर को नीच शब्द से इंडिकेट किया गया। जैसे कि सूर्य एक तारा है लेकिन ज्योतिष में उसको ग्रह बोला जाता है। चंद्रमा एक उपग्रह है लेकिन उसको भी ग्रह बोला जाता है। उसी प्रकार नीच का मतलब होता है वह कमजोर या डाउन। अब इसमें मेन बात यह देखना जरूरी है कि कौन से ग्रह किस राशि में नीच होते हैं, परंतु इनमें और भी विशेष देखने की बात है कितने अंश तक नीच होते हैं। ऐसा नहीं कि सूर्य तुला राशि में हमेशा ही नीच रहेंगे। देखिए, जैसे सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, चंद्रमा वृश्चिक में, मंगल कर्क में, बुध मीन में, और गुरु जो है मकर में, शुक्र जो है कन्या में, और शनि जो है वह मेष में नीच के होते हैं। परंतु यहाँ आप राइट में देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि सूर्य जो है 10 अंश तक ही तुला राशि में नीच अंश के होते हैं। यानी सूर्य यहाँ नीच राशि में है, तुला राशि में नीच के हैं। परंतु यदि वह 10 अंश से ऊपर हैं, यानी कि 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, यह नीच नहीं माने जाएंगे। उसी प्रकार चंद्रमा देखिए 3 अंश के, यानी चंद्रमा वृश्चिक राशि में विराजमान है तो नीच हो गए। परंतु यह 3 से ऊपर चले जाएंगे तो नीच का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। हम हालांकि उसको नीच राशि ही बोलेंगे, परंतु इन अंशों के अंदर अंदर ही कोई भी ग्रह रहेंगे तो वह पूर्ण रूप से प्रबल नीच रहेंगे, अन्यथा उसके ऊपर जाने के बाद वह नीच से बाहर आ जाएंगे। यानी नीच राशि में विराजमान होने का प्रभाव बहुत कम या नहीं के बराबर रहेगा। यह आपको समझना जरूरी है। यह नहीं कि कोई बस आपने तुला राशि में सूर्य को देखा और नीच मान लिया, उसके साथ उसके अंश को भी देखना जरूरी है। अब दूसरी बात कि जैसे मान लीजिए कि मंगल 28 अंश में नीच राशि के हैं। यहाँ देखिए, मंगल जैसे कर्क राशि में नीच राशि के होते हैं, तो मंगल 28 अंश तक नीच राशि में होते हैं। लेकिन अब यदि 28 से ऊपर जाएंगे, 29 या 30 अंश के हो जाएंगे, तो नीच से तो बाहर निकल जाएंगे परंतु अंश बल में कमजोर हो जाएंगे। तो यदि कुंडली में मंगल कारक हैं, लाभ देने वाले हैं, तो उनको प्रबल करना जरूरी है। और सबसे पहली बात कि यह भी भ्रम फैलाया गया है कि नीच राशि का रत्न नहीं धारण करना चाहिए, जबकि ऐसा कहीं भी किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा गया है किसका रत्न धारण करना चाहिए, किसका नहीं धारण करना चाहिए। ज्योतिष के ग्रंथों में सिर्फ यह बताया गया इस ग्रह का यह रत्न होता है, यह मंत्र होता है, आपको धारण करवाना है नहीं करवाना है, दान उपाय करना है, यह ज्योतिष के ज्ञान बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। तो अब जैसा कि आपने यहाँ देखा कि सूर्य 10 अंश तक तुला राशि में नीच के होते हैं, तो अर्थात यह कहने का अर्थ है कि 10 अंश के नीचे अगर सूर्य रहते हैं तो तुला राशि में सही प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको कमजोर या डाउन कहा जाएगा। लेकिन जैसे ही 10 अंश से ऊपर आते हैं तो ये नीच से बाहर निकल जाते हैं, यानी सही प्रकार से अपना कार्य करने लग जाते हैं। तो हमें नीच का मतलब यह समझना चाहिए कि कोई भी ग्रह जिस राशि में नीच में विराजमान है, यानी वह वहां से ठीक से नहीं काम कर रहे हैं, अपना जो प्रभाव पूर्ण रूप से वह नहीं दे पा रहे हैं। तो यदि कोई ग्रह नीच राशि में है, जैसे सूर्य 10 अंश से अंदर है, तुला राशि में है, तो हम उसका मंत्र जाप करके उसका रत्न धारण करके उसको प्रबल कर सकते हैं और नीच राशि का रत्न धारण किया जा सकता है। परंतु ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से धारण कर लें। जन्म कुंडली विश्लेषण करने के बाद, उसका फलादेश देखने के बाद, वह किस ग्रह पर दृष्टि डाल रहा है इत्यादि देखने के बाद उसका रत्न धारण किया जा सकता है। परंतु यदि कोई भी ग्रह नीच राशि में है तो आप बिना कुंडली देखे उसका मंत्र जाप अवश्य कर सकते हैं। यह बात सबसे पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि कई प्रकार के भ्रम फैलाया गया है फेसबुक में और यूट्यूब में भी यह बात बताया गया है। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि नीच राशि का मतलब होता है कि वह इतने अंश तक ग्रह जो है वह कमजोर है या सही प्रकार से वह वहाँ कार्य नहीं कर पा रहा है उस राशि में। अब जब ये इस अंश से ऊपर जाते हैं तो सही प्रकार से काम करने लग जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई भी ग्रह यदि नीच राशि में विराजमान है, यदि हम उसका मंत्र जाप करेंगे, रत्न धारण करेंगे, तो वह नीच से बाहर निकल जाएगा और अच्छा फल देगा। मेरी स्वयं की कुंडली में
शनि नीच राशि में विराजमान है और मैं उनका 7-8 वर्षों से रत्न धारण किया हूँ, और रत्न धारण करने के बाद उससे संबंधित मुझे श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हुआ, और मैंने बहुत से लोगों को नीच राशि का रत्न धारण करवाया और उनको लाभ हुआ है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है एकदम। तो यह बात आप ध्यान में रखिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी भी नीच राशि का रत्न धारण कर लें, उसमें देखना पड़ेगा ना कि ग्रह की स्थिति क्या है। आप खुद ज्योतिष बनने का प्रयत्न मत करें, लेकिन सिर्फ इतना जान लें कि नीच का मतलब क्या होता है, कितने अंश तक कौन से ग्रह नीच होते हैं। नीच का मतलब होता है कमजोर। वह उस जैसे शनि मान लीजिए मेष राशि में नीच के हो गए, यानी कि मेष राशि में शनि सही प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं, पूरा अपने पावर का उपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर शनि 20 अंश से ऊपर हो गए तो वो वहाँ पे अपने पावर का उपयोग करने लग जाते हैं। तो यानी कोई नीच राशि में है और हमें उस नीचता को दूर करना है, तो उसके लिए हम मंत्र जाप तो अवश्य ही कर सकते हैं, उससे संबंधित उपाय भी कर सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़े तो रत्न धारण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग नीच राशि के रत्न धारण करें। ज़्यादा आवश्यकता हो, वह ग्रह कुंडली में प्रबल कारक हो, तो हमें उसका रत्न धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसमें उस ग्रह की दृष्टि भी देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए शनि यहाँ नीच राशि में विराजमान है और हम इसका रत्न धारण कर लिए, तो शनि सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए यहाँ सिर्फ हम मंत्र जाप ही करेंगे, बाकी उपाय ही करेंगे। तो यह सब कुंडली में देखना जरूरी है। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि कोई भी ग्रह यदि नीच राशि में विराजमान तो हो गए, परंतु अब देखिए यहां मैं बताऊंगा कि कोई भी राशि नीच राशि में विराजमान होते हैं परंतु उनका नीच भंग भी हो जाता है। पहले आपको मैंने बता दिया कि नीच किस राशि में और कितने अंश तक नीच होते हैं, नीच का मतलब क्या होता है। कोई भी ग्रह यदि जन्म कुंडली में लग्न या चंद्रमा से केंद्र में, केंद्र किसको बोलते हैं, जैसे ये कर्क लग्न की कुंडली है, तो यह 4 जो भाव होते हैं, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, इसको केंद्र बोलते हैं। यदि कोई भी ग्रह लग्न से केंद्र में यदि नीच राशि में विराजमान होते हैं तो उसका नीच भंग हो जाता है। जैसे शनि यहाँ केंद्र में नीच राशि में विराजमान है तो शनि का यहाँ नीच भंग हो गया। और चंद्रमा से भी केंद्र में, जैसे मान लीजिए चंद्रमा यहाँ है और चंद्रमा से केंद्र में, जैसे चंद्रमा पहले, इसको पहला भाव मानिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी चंद्रमा से भी केंद्र में यदि कोई भी ग्रह नीच राशि में होते हैं तो उसका भी नीच भंग हो जाता है। यह तो पहली प्रक्रिया हो गई कि नीच भंग किस प्रकार होता है। पहले तो अंश बल में भी नीच भंग हो जाएगा कि भाई जितने अंश तक नीच के लिए बताया गया उससे ऊपर जाएंगे तो भी नीच भंग हो जाएगा। दूसरा यह कि यदि अंश बल में कमजोर है, जैसा कि शनि के लिए बताया गया था कि 20 अंश तक नीच राशि में होते हैं, और यहाँ केंद्र में मेष राशि में 20 अंश से नीच भी होंगे तो इनका नीच भंग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप उसका मंत्र जाप करके अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ, जैसे कोई भी ग्रह यदि नीच राशि में विराजमान है और वह जिस भाव में या जिस राशि में नीच राशि में विराजमान है उसका स्वामी भी अगर लग्न या चंद्रमा से में केंद्र में आ गया तो नीच भंग हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि शनि यहाँ पर द्वादश भाव में नीच राशि में विराजमान है। अब मेष जो राशि है इसके स्वामी मंगल केंद्र में विराजमान हो गए, चंद्रमा से भी केंद्र में हो गए, लग्न से भी केंद्र में हो गए, तो यह नीच भंग हो जाएगा। पहली क्रिया मैंने आपको बताया नीच भंग का। दूसरा यह कि कोई भी ग्रह यदि नीच राशि में विराजमान है और उसका स्वामी जो है वह लग्न या चंद्रमा से केंद्र में विराजमान हो जाए तब भी नीच भंग हो जाता है। और भी कई प्रकार के नीच भंग होते हैं, जैसे कोई ग्रह यदि अपने घर में दृष्टि डाल ले तो भी नीच भंग हो जाता है। यदि जैसे कि जिस घर में नीच राशि में विराजमान है उसके स्वामी यदि उच्च राशि में विराजमान हो जाए तो भी नीच भंग हो जाता है। कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ सामान्यतः मैं आपको 2-3 बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, अब इसमें देखिए जैसे कि यहाँ पे जो गुरु हैं वह नीच राशि में विराजमान है, परंतु मैंने क्या बताया कि गुरु जो होते हैं वह 5 अंश तक ही नीच राशि में होते हैं। तो यहाँ देखिए गुरु कितने हैं, 9 अंश के हैं, तो इसलिए यहाँ पे नीच नहीं माने जाएंगे। और तीसरी बात कि कोई भी ग्रह यदि नीच राशि में विराजमान है और यदि वह वक्री हो गया तो भी उसका नीच भंग हो जाता है, उच्च के समान फल देने लग जाते हैं, ऐसा बताया गया। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी ग्रह यदि वक्री होता है तो उसके बल में एक्स्ट्रा पावर होती है। जैसे गुरु 9 अंश के हैं और वक्री हैं तो हम यह मानेंगे कि इसमें 14-15 अंश के बराबर पावर है। डिग्री तो उतनी ही रहेगी, कुंडली में तो वही लिखा रहेगा, लेकिन यदि गुरु 9 अंश के हैं और वक्री हैं तो हम ये मानेंगे कि 14-15 अंश के बराबर इसमें पावर है।
यदि गुरु यहाँ 9 अंश के नहीं होते, 4 अंश के, 3 अंश के भी होते और वक्री हो जाते हैं, तो क्या होता, उनका नीच भंग हो जाता। हालांकि ऐसे गुरु स्वयं 9 अंश के हो गए, 5 अंश से ऊपर हो गए, तो नीच भंग उनका हो गया। तो इस प्रकार कई प्रकार से नीच भंग होता है। तो नीच का मतलब आप लोग खराब और गंदा ना समझें, और कोई भी ग्रह यदि नीच राशि में विराजमान है तो उसका मंत्र जाप आप अवश्य करें, उसके उपाय भी करें। और यदि वह ग्रह, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गुरु लग्नेश है, लग्न के स्वामी है, और अगर यहाँ वक्री भी नहीं होते, 9 अंश के भी नहीं होते और 5 अंश के, 4 अंश के होते, तो निश्चित ही हमें गुरु का रत्न धारण करना जरूरी था। बिना उसका रत्न धारण किए हमें उससे संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। जैसे कोई अकारक भाव है, षष्ठेश है, अष्टमेश है, द्वादश है, और यदि वह नीच राशि में विराजमान है तो हमें उनका रत्न धारण नहीं करना, उनका मंत्र जाप करना है, बाकी उनके उपाय वगैरह करें, पूजा पाठ करें, जिससे वह अच्छा फल दे। लेकिन कोई भी ग्रह यदि कुंडली में प्रबल कारक है, लाभ देने वाला है, यदि वह नीच राशि में है और नीच भंग नहीं हो रहा है, तो कुंडली विश्लेषण करने के बाद, उसकी दृष्टि देखने के बाद रत्न धारण किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोग नीच राशि से संबंधित जो नियम है उसको आप समझ चुके होंगे। वापिस फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं कि कौन से ग्रह किस राशि में और कितने अंश तक नीच राशि में होते हैं। तो इस प्रकार आप लोग शायद समझ गए होंगे। हरिओम तत्सत।